तो सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया? आप लोगों का स्ट्रेंथ कितना है, या कुछ लोग बाकी है ज्वाइन करना? स्ट्रेंथ ऑफ 30 है, 27 का अराउंड जो है। फिर से रिपीट कीजिए, आवाज नहीं आ रहा है। द टोटल स्ट्रेंथ 30। अरे 30 का है? 27, ओके। 27 का अराउंड करते हैं। ओके, तो कुछ टाइम और वेट करते हैं। लेट देम ज्वाइन। तो ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग सब टीए हैं, या मतलब क्या है, जेट है, या किस तरह से है? टीए हैं सर। 30 आप है, आप 30 है। सब लोग टीए? ओके, गुड। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि हम लोग, जैसे आप बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे या कुछ भी है, तो जितना आए, या भले ही हो सकता है आपको उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो जितना भी होता है हम लोग एक म्यूचुअली डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कंप्लीटली किसी को कुछ नहीं पता है, बट ठीक है, आपको जितना थोड़ा बहुत पता है हम लोग इंटरेक्शन करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो जितना भी आता है आप लोग एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो उससे क्या है कि थोड़ा सेशन जो रहेगा वो इंटरेक्टिव रहेगा, आप लोगों को भी बहुत कुछ हेल्प मिलेगा उसमें, क्लियर और अंडरस्टैंडिंग रहेगा हम लोगों का एक लेवल पे। तो जो स्क्रीन है वो विजिबल है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा आपको। यस यस सर। सर। ओके, तो बेसिकली जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट हम लोगों का टाटा स्टील में मैक्सिमम जो पावर प्लांट है, पहले कोल बेस्ड पावर प्लांट होते थे, कोल बेस्ड, जहाँ पे कोयले से हीट बनाई जाती थी, और हीट से पानी को गर्म करके स्टीम बनाई जाती थी, और वो स्टीम यूज करके हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं। स्टीम जो है वो टरबाइन को घुमाने के काम आती है। तो फिर जैसे जैसे प्रोसेस इम्प्रोवाइज होते गए, तो यहाँ पे हम लोगों का बीएफजी, ब्लास्ट फर्नेस गैसेस, जो फर्नेसेस है वहाँ पे बहुत सारी गैसेस बनती है। उन गैसों को यूटिलाइज करके यहाँ पे पावर जनरेशन का चालू किया। तो अभी इन राइट नाउ टाटा स्टील में कोल बेस्ड पावर प्लांट, इन पर्टिकुलर जमशेदपुर टाटा स्टील, इनसाइड द टाटा स्टील प्रीमाइसेस किसी भी तरह का कोल बेस्ड पावर प्लांट नहीं है। सारा जो है कोई ब्लास्ट फर्नेस गैसेस से आ रहा है, या कुछ नई टेक्नोलॉजीज है जो सीडीक्यू है, कोक ड्राई क्विंचिंग, तो उसमें वेस्ट हीट रिकवरी टाइप का बॉयलर्स है। तो
इस तरह ये सारा जो पावर प्लांट चलते हैं वो इन हाउसेज, जितना भी टाटा स्टील की जितनी भी मशीनरीज है या जो भी है, वहां पे हम लोगों का यूटिलाइज किया जाता है पावर, वहां पे ये पावर जनरेट करके हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये सारे जो पर्टिकुलर पावर प्लांट जहाँ पे हम लोग पावर बनाते हैं और खुद ही के प्लांट के लिए यूज करते हैं, बाहर किसी को हम सोल्ड आउट नहीं करते हैं, तो उस तरह के सारे जो पावर प्लांट्स है वो सीपीपी कहलाते हैं। सीपीपी दैट मीन्स कैप्टिव पावर प्लांट। ठीक है, सीपीपी मीन्स ये आपका कैप्टिव पावर प्लांट। फिर उसके बाद में जिन प्लांट्स में थ्रू वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, वह पानी को स्टीम में कन्वर्ट करके फिर पावर जनरेट किया जाता है, तो वो पर्टिकुलर पावर प्लांट्स थर्मल पावर प्लांट्स कहलाते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे पानी को यूज करके पानी को हीट किया जाता है, पानी को हीट करके उससे स्टीम बनाया जाता है, और स्टीम को जब टरबाइन पे प्रोजेक्ट करते हैं एक प्रोसेस के तहत, तो इन द प्रोसेस जब टरबाइन मूव करती है, तो दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट इज नोन एज थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना, इसमें बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत कुछ समझने के लिए है, बहुत कुछ है। तो उसका थोड़ा बहुत हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से क्या होता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, कोई ये बता सकता है कि अपना जो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कितना डिग्री है? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये मतलब नॉर्मल सी आपने क्लासों में भी पढ़ा होगा पहले भी, काफी टाइम पहले, कि जब जब हम नॉर्मल सा क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ पे जाएंगे, जैसे जैसे हम पहाड़ पे जाएंगे तो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा या घटेगा? सर कम हो जाएगा, कम कम हो हो जाएगा। जाएगा, कम हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो और जैसे जैसे हम लोअर साइड में जाएंगे तो वहां पे पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बढ़ बढ़ेगा। जाएगा, बढ़ेगा, है बढ़ ना? जाएगा। बढ़ जाएगा। तो इसका स्पेसिफिक रीजन क्या है? ऐसा एटमॉस्फेरिक क्यों है? प्रेशर भी बढ़ता है, नीचे आने हम्म, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, उसके चलते बॉइलिंग पॉइंट या फिर प्रेशर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ये एटमॉस्फेरिक चीज, प्रेशर बढ़ता है तो सर वेपर प्रेशर भी इनडायरेक्टली बढ़ जाता है, उसका वजह से एग्जैक्टली, बॉइलिंग एग्जैक्टली। पॉइंट बढ़ जाता हम्म। अच्छा, अब बताओ, तो कुकर में जब हम लोग घर पे कुछ दाल वगैरह बनाता है कोई भी आदमी या घर पे, तो ये कुकर में आपका बॉइलिंग टेम्परेचर पानी का बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है सर। है। सर बढ़ता है। बढ़ जाता है सर, बढ़ बढ़ जाता है सर। बढ़ बढ़ जाता जाता है। तो एक मोटा मोटी हम लोग को क्लियर हो रही है कहीं न कहीं कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, है ना, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर राइज कर रहे हैं, एट ए टाइम आपका पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, पानी जो वेपर में कन्वर्ट होना जो है, वो उतना ही लेट स्टार्ट होता है। जैसे कि पर्टिकुलर मोटा मोटी एक थंब रूल बताऊं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 kg/cm², या एक आटा मान के चले उसको। है सर। ठीक है, तो उतने पे हम लमसम, अभी जैसे कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अभी हम अगर पानी गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर मैं थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाता हूँ तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी उसका बढ़ जाएगा। दैट मीन्स मुझे और पानी को थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, तब जाके वो पानी है वो वाटर में, सॉरी, वेपर में कन्वर्ट होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। यस सो सर, यस सर। तो पहला जो इंट्रोडक्शन है हम लोगों का, जो स्टीम जनरेशन है, वो यही बोलता है कि जब हम लोगों को पानी को वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको हीट एडिशन करना पड़ता है। ठीक है, तो हीट एडिशन के, अब इसमें ना 3 चीजें होती है, ये सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट एंड सुपर हीटेड, वो वाला छोड़ देते हैं। तो सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट, ये जो पर्टिकुलर है, इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया है? सर सेंसिबल हीट मतलब जो हीट रिक्वायर्ड होता है पानी को वेपर बनाने के लिए। नहीं। और कोई?
नहीं सर, सेंसिबल नो हीट सर, वाटर को सिंपल हीट 0 वो होता डिग्री है सर जो सेल्सियस बॉइलिंग पे पॉइंट तक ले जाने में जो हीट लगता है। एग्जैक्टली तो अब मैं बताता हूँ उसको, जरा समझिए कि आप जो वाटर है, अभी वाटर को हम अगर घर में अगर कोई गैस पे पानी को गर्म कर रहा है तपेली के अंदर, और जहाँ पे 1 kg आपने प्रेशर माना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पानी का जो टेम्परेचर है पहले बॉइलिंग टेम्परेचर तक जाएगा। बॉइलिंग टेम्परेचर दैट मीन्स आपका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है, 100 डिग्री टेम्परेचर है। अब आपने हीट देना स्टार्ट किया तो पहले पानी का टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री बढ़ेगा, 2 डिग्री बढ़ेगा, 3 डिग्री बढ़ेगा, एंड देन जो पानी का टेम्परेचर है धीरे धीरे वो 100 डिग्री तक जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है 0 से 100 डिग्री तक पानी का जो टेम्परेचर ले जाना है, तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ से आपने हीट दी, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जितना मैं हीट बढ़ाऊंगा उतना पानी का टेम्परेचर जो है वो मेरा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना। तो वो पर्टिकुलर क्या है, हम लोगों को दिख रहा है, सीधा क्लियर है कि पानी का टेम्परेचर जो 0 से 100 डिग्री आपने जितना हीट दिया उस हीट के अकॉर्डिंग पानी का टेम्परेचर जो है वो मेरा बढ़ रहा है। तो अब ये है पर्टिकुलर, ये हीट जो है इसको बोलेंगे सेंसिबल हीट। अब सेंसिबल हीट के बाद में क्या होता है कि जब पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे आ गया, तो अब इस वाटर को धीरे धीरे वेपर में स्टार्ट कन्वर्ट होना है, वेपर में कन्वर्ट होना है। तो 100 डिग्री तक आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आपका जो पानी है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है उसमें। उस कंडीशन में हम लोगों को और एडिशनल हीट देना पड़ता है। वहां पे हीट देने के बाद में जो पानी है वो धीरे धीरे आपका सीधा वेपर में कन्वर्ट होना चालू होता है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म आता है, सैचुरेटेड वाटर एंड सैचुरेटेड स्टीम। सैचुरेटेड वाटर एंड सैचुरेटेड स्टीम। तो सैचुरेटेड वाटर दैट मींस आपका जो पानी का वेपर जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वहां तक अगर आपने पानी को गर्म कर दिया है ना, आप 0 से 100 डिग्री पे, ये आप लोग समझ पा रहे हैं ना, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं ना। तो अगर 0 से 100 डिग्री तक मैंने पानी को लेके आया तो यहाँ पे मेरा पानी जो है वो सेचुरेटेड हो गया है। अब आप वहां पे पानी का टेम्परेचर जो है फर्दर नहीं बढ़ा सकते। ये मतलब 100 डिग्री पे जो मेरा पानी है वो हो गया सेचुरेटेड। अब वही 100 डिग्री पे वो जब पानी कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर स्टीम जो है वो सैचुरेटेड स्टीम कहलाएगी। ठीक है। तो अब जो ये सैचुरेटेड वाटर और सैचुरेटेड स्टीम, इसके बीच की जो डिस्टेंस है हमको ट्रेवल करने के लिए पर्टिकुलर जो हीट चाहिएगी वो है लेटेंट हीट, जो आप लोगों को इन द प्रोसेस डायरेक्टली नहीं दिखेगी कि मैंने अगर हीट अप्लाई की, हीट अप्लाई करने के बाद भी हम लोगों का टेम्परेचर जो है वो इम्प्रोवाइज नहीं हो रहा है। बट ये जो पर्टिकुलर हीट है दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट फॉर द फेज कन्वर्जेशन। फेज कन्वर्जेशन के लिए जो यूज होता है वो पर्टिकुलर हीट जो है वो आपका लेटेंट हीट कहलाती है। और जो लेटेंट हीट है उसको हम हिंदी में गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं है इसमें? सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर, सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम, या लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट, सैचुरेटेड वाटर क्या होता है, सैचुरेटेड स्टीम क्या होता है, वो किसी को कुछ डाउट? सर लेटेंट हीट एक बार और समझा दीजिए। ओके, लेटेंट हीट फिर से समझा देता हूँ। देखो, आपका जो जो भी पानी है ना, पानी को आपको जैसे सेंसिबल हीट है, तो सेंसिबल हीट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हीट दी, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पानी का जो टेम्परेचर है अगर उसको मेरे को 100 डिग्री तक गर्म करना है, क्योंकि 100 डिग्री से ज्यादा गर्म कर पाओगे मेरे को? बताओ, एक चीज ये बताओ। नहीं सर, नहीं कर पाएंगे, वेपर बन नहीं कर, जाएगा, सॉरी। वेपर बन जाएगा। ठीक है। तो अब 100 डिग्री तक तुमने गर्म किया, ठीक है, पानी जो है कंप्लीटली 100 डिग्री गर्म हुआ। अब उसके बाद भी तुमने गैस चालू रखा है और हीट देते जा रहे हो, फिर भी पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो वो क्या हो रहा है उसमें? पानी का टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, हीट तुम दे यस रहे हो सर। अभी भी।
तो वहां पे क्या हो रहा है, अगर और तुम 100 डिग्री के बाद भी फिर गर्म करोगे तो क्या होगा, पानी को जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। यस सर। तो वो जो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, बट तुम हीट तो अभी दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। 100 डिग्री के बाद में तुम्हारा पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा नहीं है, लेकिन पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स हीट अप्लाइड किया और जो है वाटर का फेज चेंज हो रहा है। अब जो इस फेज चेंज को, जो पर्टिकुलर हीट जो रिक्वायर्ड है, 100 डिग्री के बाद में तुमने और जो हीट दी, 100 डिग्री के बाद में जो और जो हीट दी, जहां पे पानी का टेम्परेचर बढ़ा दी लेकिन पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, तो पर्टिकुलर दैट हीट इज नोन एज लेटेंट। लेटेंट। क्लियर? क्लियर सर। ओके। और अब क्या होता है कि पर्टिकुलर इस प्रोसेस में आपका जब पानी सैचुरेटेड टेम्परेचर, वाटर का सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या हुआ, कोई आंसर कर पाएगा? व्हाट इज द सैचुरेटेड पॉइंट फॉर द वाटर, सैचुरेशन सर टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस जहां से हम फर्दर 180 टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकते, है ना, जहां से हम लोग फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर यस सकते। सर, अब फिर क्या फेज होगा, चेंज हो जाएगा। हाँ, अब जो फेज चेंज है वो एक बार में तो कंप्लीटली चेंज नहीं होता है। थोड़ा हीट दिया तो थोड़ा फेज चेंज हुआ, थोड़ा और हीट दिया थोड़ा और फेज चेंज हुआ। तो उस कंप्लीटली फेज चेंज कन्वर्जन में जो है वो स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है। जैसे कि अच्छा, ये पॉइंटर दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। यस। तो अब देखो, ये अब इस ग्राफ को समझते हैं हम लोग, है ना। ये पर्टिकुलर देखो, ये ग्राफ है, ये साइड में है ये वाला पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड बढ़ेगा, टेम्परेचर को दिखाता है। यहाँ पे जो है वो हीट एडिशन को दिखाता है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपने हीट दिया, हीट देने के बाद जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जो प्रेशर है मेरा वो 1 kg है ना, 1 kg पे धीरे 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 मैं टेम्परेचर बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मेरा पर्टिकुलर टेम्परेचर जो भी है इसका बॉइलिंग टेम्परेचर आ गया। फिर उसके बाद में बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद में क्या हो रहा है, बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद में ये हो गया, ये पर्टिकुलर जो लाइन है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, यहाँ पे हमको लेटेंट हीट सप्लाई करना पड़ रहा है। लेटेंट हीट जब हम लोग दे रहे हैं तो कंप्लीटली फेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पॉइंट आएगा तो शायद तक आपका जो स्टीम है वो पानी है वो कंप्लीटली चेंज नहीं हुआ है स्टीम में, मतलब आपका 10% चेंज हुआ, फिर 20%, फिर 30%, देन 40, कंटिन्यूसली अप्लाइड करोगे तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे कंप्लीटली ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मिलेगा। अगर हम इस पॉइंट पे अगर स्टीम को देखेंगे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको वेट सैचुरेटेड स्टीम, सॉरी वेट स्टीम मिलेगी। स्टीम तो मिलेगी लेकिन इसमें भी वाटर कंटामिनेशन होगा। बट जब हीट कंटिन्यूसली अप्लाई करते जाएंगे देन इस पॉइंट पे हम लोगों का जो स्टीम रहेगा वो कंप्लीटली ड्राई रहेगा, और दिस पॉइंट इज नोन एज अ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम फर्दर हीट ऐड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ता है, तो जब आपका सैचुरेटेड स्टीम के ऊपर जब भी हम लोग कुछ भी हीट ऐड करते हैं तो वो स्टीम जो बन जाती है सुपर हीटेड स्टीम। पानी को कंप्लीटली कन्वर्ट किया वेपर में, वेपर से और फर्दर जब हमने उसमें हीट ऐड किया तो अब वहां पे हीट ऐड होगा, और यहाँ पे भी आपका जो हीट एडिशन होगा इसको हम लोग सेंसिबल हीट बोलेंगे। और ये पर्टिकुलर जो स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टीम बन जाएगा। ये कुछ किसी को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ मुझे लगता है कुछ डाउट है, बताओ कुछ नहीं आया समझ में? सर वो आगे जाके सुपर हीट हो जाएगा ना। हाँ हाँ, किसी का कुछ डाउट रिपीट करूं? यस सर, वो ड्राई वाला पार्ट तो समझ में नहीं आया। ओके, ड्राई वाला पार्ट समझ नहीं आया, ठीक है ट्राई करते हैं फिर से एक बार।
देखो हम नॉर्मली जो बात कर रहे हैं कि 1 kg का एटमॉस्फेयर वाला, तुम कुछ मत देखो, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, इसको ये और किसी चीज को मत देखना, ये पॉइंटर पे देखो, ये वाला लाइन जो मैं घुमा रहा हूँ, यही वाला लाइन देखना, बाकी सब भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है मेरे को, है ना। अब देखो ये यहाँ पे मेरा है 0 डिग्री, एज्यूम करो ये 0 डिग्री है, यहाँ पे मैंने हीट ऐड किया, हीट ऐड किया, तो सेंसिबल हीट में क्या होता है बताओ। सर सेंसिबल हीट में बॉइलिंग टेम्परेचर टेम्परेचर तक जाएगा सर। बॉइलिंग टेम्परेचर तक जाएगा, गया। बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद में यस फर्दर सर। हीट ऐड करूंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट नो होगा, सर, टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें, नो नहीं सर, सर, नहीं सर, टेम्परेचर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है, मेरा स्ट्रेट कर्व है, तो यहाँ पे मैं हीट तो ऐड करते जा रहा हूँ बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या है कि कन्वर्जन फेज आ गया, ये मेरा स्टीम जो है, सॉरी वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है इस लाइन पे, समझ रहे हो। तो देखो हीट ऐड किया, देखो यहाँ तक आया, फिर मैंने और हीट ऐड किया तो कुछ जो पोर्शन था पानी का वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, फिर फर्दर और हीट ऐड किया तो और पोर्शन कन्वर्ट हुआ, फिर और ऐड किया तो और पोर्शन कन्वर्ट जो हुआ स्टीम में कन्वर्ट हुआ, देन और स्टीम में कन्वर्ट हुआ, देन और स्टीम में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे जो है जो पानी था वो कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। ये फेज Yes, sir. चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप हीट ऐड कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है बट हीट ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, तो भाई मेरा वेपर कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, देन कन्वर्ट हो रहा है। जब आपका पानी कंप्लीटली वेपर में या स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, जब कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, देन उसके बाद अगर आप फिर भी टेम्परेचर ऐड करते हैं, अगर फिर उसके बाद में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर वो क्लोज वेसल में है, तो वहां पे उसका जो टेम्परेचर है वो आप बढ़ा सकते हैं, क्लियर। जब पानी कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद में उस स्टीम का हम लोग टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, तो वहां पे फिर से आपका सेंसिबल हीट आ जाएगा। कुछ डाउट? नो सर। ओके। तो पावर प्लांट जो है हम लोगों का, पावर प्लांट जो साइकिल है वो पर्टिकुलर रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। तो रैंकाइन साइकिल यही बोलता है कि जैसे जैसे आप किसी भी चीज का पर्टिकुलर प्रेशर बढ़ाओगे, रैंकाइन साइकिल तो पूरा बड़ा है, वो अलग से समझने के लिए पूरा, लेकिन नॉर्मली आपको अगर कोई बेसिक सा क्वेश्चन पूछे कि पावर प्लांट कौन सी साइकिल पे वर्क करता है, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं कि कन्वेंशनल पावर प्लांट जो है वो रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। और रैंकाइन साइकिल का भी मतलब यही मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है, ये जो है इस तरह से ही रहता है, उसका और अच्छे से कर्व बनता है वो ठीक है, उसमें आपको अभी नहीं जाना है। तो जैसे कि मैंने अब इसमें पहले इनिशियली जो मैंने बोला था कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाया, अगर मैं प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, सेंसिबल हीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट वाटर। बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, मैंने और प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, लेकिन एक चीज देखो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के साथ साथ ये लाइन क्या हो रही है, ये लाइन इस लाइन के कंपैरिजन में क्या है, हाँ छोटा है। ये लाइन छोटी है, मतलब क्या हो रहा है, आपका जो लेटेंट हीट है वो लैटेंट हीट कम हो रहा है। वाटर से रिड्यूस हो रहा वेपर है। जल्दी बन रहा है, बस कम वाटर से है। वेपर। यस, लेटेंट हीट है वो जल्दी बन रहा है, लेटेंट हीट जल्दी बन रहा है। तो मतलब इसका कहने का मतलब, तो मैं एक बार ऐसे से चलता जाऊंगा, कंटिन्यूस चलता जाऊंगा और मैं प्रेशर बढ़ाता गया, पर्टिकुलर प्रेशर बढ़ाता गया, तो क्या लेटेंट हीट कम होता जाएगा कंटिन्यूसली, होगा ना वैसा ही। देखो यहाँ पे तो मेरा कम हो गया, लेटेंट हीट और कम हो गया, फेज कन्वर्जन के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो कम हो गया। अगर मैंने और प्रेशर बढ़ाया 100 kg किया तो लेटेंट हीट कम हो गया, तो भाई कहीं कहीं तो जाके कोई तो रुकेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि लेटेंट हीट जीरो हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, लेटेंट हीट जीरो कर सकते हैं हम लोग, नो सर। कर सकते हैं। ये जो ग्राफ कर है सकते इसका, क्रिटिकल पॉइंट में, क्रिटिकल यस एग्जैक्टली। तो
हर सिस्टम में आपका एक होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल जो पॉइंट है वहां पे क्या होता है, अगर आप उसको पानी को प्रेशराइज कर दो 224.6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रेशर पे अगर प्रेशराइज हो सिस्टम, और उसके बाद में अगर उसको 374 डिग्री तक आपने हीट कर दिया, तो वहां से आपका फेज कन्वर्जन लेगा ही नहीं, मतलब लेटेंट हीट लेगा ही नहीं। वहां पे आपने 374 जैसे ही आपका अचीव किया टेम्परेचर, वो सडनली आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको फर्दर कोई एडिशनल हीट रिक्वायर्ड नहीं होगा उसको देने के लिए, सीधा फेज कन्वर्जेशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट होता है, यहाँ पे आपका पानी और स्टीम का जो डेंसिटी है वो सेम हो जाता है। तो इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी Yes. डाउट? क्रिटिकल पॉइंट्स? तो क्रिटिकल पॉइंट हम लोग अचीव करते हैं प्लांट में? देखो, ये हम लोगों के जितने भी प्लांट्स है वो इतने बड़े कैपेसिटी वाले प्लांट नहीं है, बट अगर आप लोग जैसे कि बड़े प्लांट्स देखेंगे तो अभी बहुत सारे बड़े प्लांट है, वहां पे एक क्रिटिकल पॉइंट यूज किया जाता है जहाँ पे वाटर है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, बट वो बड़े प्लांट्स होते हैं वहां पे यूज होता है ये सारा क्रिटिकल पॉइंट वाला सिनेरियो। ये यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। एक बार में कन्वर्ट हो जाता है सर? हाँ, एक बार में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें डायरेक्टली पानी जो है वो सीधा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, उतना प्रेशर पे रखते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस होता है, वो इतना भी सिंपल नहीं है, और उसका बहुत ही मतलब सिस्टमेटिकली रहता है, उसको हैंडल भी करना पड़ता है, बहुत ही क्रिटिकल चीजें रहती है ये सारी। और जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे सिस्टम में, उतना जो रिस्क है, तो यस उस सर। सिस्टम का पोटेंशियल रिस्क है वो बढ़ जाएगा। जी तो सर। इसलिए तो ओके। तो ये भी क्लियर है कि अगर हम एक बार फेज कन्वर्ट कर लिए, फेज कन्वर्ट करने के बाद में आप फर्दर जो भी हीट ऐड करेंगे वहां पे आपका टेम्परेचर है वो डायरेक्टली बढ़ेगा, और स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा। वहां पे जब फेज कन्वर्जन के बाद में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग उस स्टीम को हम लोग सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं। किसी कुछ डाउट था? बोलो, कुछ पूछ रहे थे? यार ये यस सर। कोई पूछ रहा था कुछ, आई थिंक। नहीं, ठीक है। हीट ट्रांसफर आई थिंक एक हम लोगों का टॉपिक है यहाँ पे, और उसमें हीट ट्रांसफर मोटा मोटी सबको पता ही होगा। हीट ट्रांसफर, यस सर। हीट ट्रांसफर जो है पर्टिकुलर 3 मेथड से यस होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अच्छा, कोई ये बताएगा रेडिएशन हीट ट्रांसफर क्या है? सर, जो थोड़ा सूरज इलेबोरेट कर। है धरती पे वही वाला रेडिएशन हो जाएगा, वैक्यूम से जो आता है। वैक्यूम से आता है, ठीक है। सर मतलब अगर ट्रांसमिट हो जाता है, कोई मीडियम नहीं जनरली लगता। उसमें कोई मतलब मीडियम इसका नहीं अगर लगता अगर हाँ, मीडियम रेडिएशन। नहीं लगता, तो सर अगर विदाउट अगर ये एक चीज बताओ, अभी जैसे कि आपका सूरज से भी रोशनी आ रहा है या जो भी हीट आ रहा है, तो बीच में तो हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है ना, एयर है, तो जो एयर भी है तो उसके थ्रू आ रहा है, तो वहां पे तो आपका मीडिया तो यूज हो रहा है, तो क्या रेडिएशन है या नहीं है? सर वो स्पेस में तो नहीं है ना सर? सर एटमॉस्फेयर के बाहर रेडिएशन सर पर नहीं स्पेस है। पे वैक्यूम है सर। अच्छा, एक चीज बताओ, मेरा जो बॉयलर है ना, बॉयलर के अंदर मेरा एयर भी रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। बॉयलर के अंदर एयर रहता है, जैसे कि अच्छा ये छोड़ो, इसको पूछता हूँ। चूल्हा चूल्हा देखा है ना किसी ने, जो घर पे यस मतलब यस ताप सर। लगाते हैं, सर। अलाव लगाते हैं हम लोग, है ना, यस या सर। सर्दी के दिनों में अलाव लगाते हैं, जो कुछ कचरा वचरा या कुछ भी जला के, या ये लकड़ी वगैरह जला के, तो वहां पे क्या हीट है जो आप लोग जो हीट वहां पे हाथ सेकते हैं, वहां पे रेडिएशन हीट है या नहीं है? सर जो हीट हम फील कर सर सकते रेडिएशन है। यस सर, रेडिएशन है। तो सर रेडिएशन रेडिएशन हीट है। है। तो यहाँ पे तो भाई है? एटमॉस्फेयर तो है। सर पर एयर एक कंडक्टर नहीं है सर।
कंडक्टर नहीं है हीट का एयर कंडक्टर नहीं है? सर एयर तो sir, हो बैड सकता कंडक्टर है, ऑफ एयर गर्म कर सकते हैं ना? sir, air is bad conductor. यस सर बैड कंडक्टर एयर ऑफ हीट एयर तो थोड़ा बहुत तो हीट कर ही सकते हैं। सर मतलब उसमें मिक्स्ड रहता है सर, रेडिएशन का और कंडक्शन का, कन्वेक्शन। एग्जैक्टली, राइट आंसर। जो क्या होता है कि कुछ जो भी हीट है हम लोगों का, जितना हीट बढ़ेगा, हीट का जो टेम्परेचर है मतलब वो जितना बढ़ेगा उतना उसका रेडिएशन बढ़ेगा। और अगर वहां पे आप कंप्लीटली इवैक्यूएट भी कर सकते हैं, अगर सिस्टम में कुछ भी मीडियम भी नहीं है, देन यू कैन आल्सो फील द हीट। बट एट द सेम टाइम वहां पे आपका कन्वेक्शन हीट भी हो रहा है। कन्वेक्शन हीट हो रहा है क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर भी हीट हो रहा है वहां पे, और वो एटमॉस्फेरिक हीट भी आपको, एटमॉस्फेयर हीट होके भी आप वो हीट कहीं ना कहीं से आप रिसीव कर रहे हो, तो दैट इज आल्सो कन्वेक्शन, है ना? और कंडक्शन तो आप लोगों को पता ही होगा, या उसके बारे में बताने की जरूरत है? वही, अगर आप नो सर। किसी एक रॉड को नो गर्म सर किया, आपने एक पोर्शन से गर्म किया, हीट जो है वो अदर पोर्शन पे आपको फील हो रही है, दैट इज द कंडक्शन। मैं उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आपका पार्टिकल से जो टच पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स मूव नहीं हो रहे हैं, Contact. बट जो हीट है वो थ्रू द पार्टिकल्स आगे पहुंच रही है ना? तो आई थिंक इसमें Yes, sir. कुछ ज्यादा मेरे को डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं। ओके, कंडक्शन, इसमें जो गैसेस एंड वेपर्स, तो अनदर, हाँ। अब इसमें एक चीज जो बॉयलर प्रोस्पेक्टिव से हम लोगों का समझने की जरूरत है, जो वेपर है, वेपर और जो गैसेस है, वो जैसा किसी ने बोला था कि एयर इज ए बैड कंडक्टर, उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, वो इतना हीट ट्रांसफर नहीं करता है। अगर किसी चीज के बीच में एयर मीडिया आ गया तो एयर जो है वो इतना जल्दी से हीट ट्रांसफर नहीं करेगा। वैसा ही अगर वेपर है, अगर मैंने बीच में वेपर रख दिया और वेपर से किसी को ट्रांसफर करना हीट, तो वो हीट इतना जल्दी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है पावर प्लांट से रिलेटेड, जो आगे आप लोगों को उस चीज के बारे में मैं क्लियर करूंगा कि किस तरह से ये स्टेटमेंट सही होता है। कन्वेक्शन तो वही है, उसमें क्या है कि व्हेन फ्लूइड इज हीटेड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। जब भी आपका कोई पानी है वो, या कोई फ्लूइड है जिसको हम लोग गर्म करते हैं, तो उसका क्या होता है, डेंसिटी जो है डिक्रीज होता है। और डेंसिटी डिक्रीज होने पे क्या होगा, वो ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की तरफ रहेगा? पानी को गर्म कर रहा हूँ, पानी का जो है हीट नीचे से लग रहा है, तो डेंसिटी वहां पे आपका जो स्टीम का जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है, या जो गर्म पार्टिकल है उसका डेंसिटी कम हो जाता है, तो क्या होगा? तो ऊपर जाएगा। वो ऊपर चला जाता है। एग्जैक्टली, जो हीट हो रहा है वो ऊपर जा रहा है, जो ठंडा पार्टिकल है वो नीचे रहेगा, आएगा कंपेरेटिवली। तो ये भी हम लोगों का आगे सिस्टम में जब समझेंगे बॉयलर के बारे में, तो उसमें ये चीज पर्टिकुलर बहुत काम आएगा। तो वही है, सर्कुलेशन होता रहेगा आपका, नीचे गर्म पार्टिकल है वो ऊपर जाएगा, उसकी जगह ठंडा पार्टिकल है वो वहां पे प्लेस हो जाएगा, उसका जगह ले लेगा, फिर वो गर्म होगा तो और उसका डेंसिटी कम होगा तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये जो साइकिल है वो कंप्लीटली चलता ही जाएगा जब तक आपका वही है, डेंसिटी इक्वलाइज हो जाएगा, तो ठंडा पार्टिकल नीचे आएगा, गर्म पार्टिकल ऊपर जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो अब जो पर्टिकुलर हम लोगों का जो सिस्टम में हम स्टीम को, सॉरी वाटर को जो स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, पानी को जब हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे जो बॉइलिंग सिस्टम होता है, जो बॉइलिंग किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि बॉयलर का कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है, सेवरल ट्यूब्स रहती है, बहुत सारी जो है वो ट्यूब रहती है। जैसे आपका एक रूम है, ठीक है, उस रूम में अगर बहुत सारी ट्यूब मैं लगा दूं साइड में, बॉयलर का अंदर का कंस्ट्रक्शन आप लोग इमेजिन कीजिए कि एक रूम है, क्लोज रूम है, ठीक है, क्लोज रूम में रूम की जितनी दीवारें हैं उस दीवारों पे
सीधी मैंने वाटर ट्यूब्स यानी मतलब पाइप, लोहे के बड़े बड़े पाइप जो है वो खड़े कर दिए, ठीक है। वो सारे पाइप्स के अंदर मेरा पानी है सारे पाइप्स के अंदर पानी है और बीच में जो है वो हम लोगों का फायर है। बीच में हम लोग फायर लगाते हैं और सराउंड वाला सिस्टम है, वहां जो पानी है वो पानी को गर्म करते हैं। तो इस तरह से कुछ उस तरह का बॉयलर का कंस्ट्रक्शन होता है। अब क्या होता है कि जहां पे जो ट्यूब्स है, ट्यूब्स में जैसे जैसे आप वहां पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ट्यूब है उसके अंदर जो पानी है वो डायरेक्टली तो मेरा कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। डायरेक्ट मतलब जैसे कि पानी कैसे गर्म होगा, एक ट्यूब है, अगर ट्यूब में मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि ट्यूब के बीच में जो एग्जैक्टली सेंटर में जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो गर्म हो जाएंगे। पहले तो जो ट्यूब से चिपका हुआ मॉलिक्यूल्स है वही गर्म होगा। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। तो धीरे धीरे वो गर्म होगा तो वहां पे क्या होगा कि आपका वेपर फॉर्मेशन होगा। जो ट्यूब्स के सराउंड्स में जो ट्यूब से चिपके हुए, ट्यूब से जो जो पार्टिकल मेरा चिपका हुआ है ना, ये देखो, ये इसको देखो, ये जितना भी ट्यूब से जो सरफेस है यहाँ पे, ये जो सरफेस है यहाँ के जो पर्टिकुलर सेक्शन में जैसे हीट रिसीव करता है, तो ये हीट रिसीव करने के बाद में आपका यहाँ पे ये वेपर बनना चालू होता है। छोटा छोटा वेपर बनेगा। ये वेपर जब डेंसिटी इनका क्या होगा, डेंसिटी जब लाइटर हो जाएगा तो ये अपर साइड में चला जाएगा, बीच का पानी इधर आ जाएगा। तो वो आपका ये जो सिस्टम है, इसको ये जो पर्टिकुलर जो है सर्कुलर ये सिस्टम है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लिएट बॉइलिंग। न्यूक्लिएट बॉइलिंग यहाँ पे मतलब न्यूक्लियर फॉर्म, मतलब एक पार्टिकल बन रहा है और उसमें जो वाटर और वेपर मिक्सचर रहता है, ये जो बबल फॉर्मेशन है, ये बबल फॉर्मेशन जब ऊपर जाएगा तो ये धीरे धीरे ऊपर जाके मतलब एकदम से फूट जाएगा। तो ये इसमें जो वाटर और वेपर होगा वो दोनों आपका पानी का भी टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो इस तरह से पानी का जो बॉइलिंग है वो होता है। अगर आप घर पे भी देखेंगे तो देखा होगा आपने, जब पानी गर्म होता है तो बबल्स बनते हैं ना पानी के अंदर, सरफेस में बबल्स दिखेंगे आपको जब इनिशियली गर्म करोगे तो। किसी ने ऐसा देखा है पानी को यस जब सर। गर्म करते? हाँ। यस तो वही उस तरह से बबलिंग होके वो इस तरह से टेक्स प्ले मतलब प्लेस करता है। अब इसी चीज को अगर सोचो, आप पानी गर्म करते हो, तपेली आपकी कभी गर्म मतलब जलती नहीं है। आप जिस जिस कंटेनर में गर्म करते हो वो तो नहीं जलती है ना। अब किसी ने अगर प्रैक्टिकली उसको देखा हो तो बताता हूँ। तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ये जो चूल्हा होता है, इलेक्ट्रिकल चूल्हा क्या बोलते हैं यार, दिमाग से नाम निकल गया। इंडक्शन। हाँ, इंडक्शन। अब इंडक्शन में कोई रैपिड गर्म करता है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम मीडियम हीट पे गर्म करते हैं। कभी कभार आपने किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो एक रैपिड गर्म कर दिया हो सीधा 150 डिग्री पे, या टेम्परेचर Yes, सडनली sir. बढ़ा दिया, है ना। तो उस टाइम में देखना तपेली की हालत थोड़ी खराब हो जाएगी। वहां पे आपको या तो वो जल जाएगी या क्या होगा, या वहां पे सरफेस में थोड़ा उस तरह से मार्क हो जाएंगे पानी के, या उस तरह से। तो ऐसा क्यों होता है? उस कंडीशन में होता ये है पर्टिकुलर कि जब आपने ज्यादा हीट दे दी, ज्यादा हीट दी, तो सडनली इस जो पर्टिकुलर इसके जो कांटेक्ट में थे, जो भी इसका कांटेक्ट में था, वो कांटेक्ट में जितने भी पानी की जो लेयर थी वो सडनली एकदम एकदम बहुत ही रैपिड, आपका जो सर्कुलेशन हो रहा था पानी का उससे भी ज्यादा स्पीड से आपका क्या हो गया कि वेपर, जो स्टीम के जो बबल्स है वो फॉर्मेशन होना चालू हो गए। जब यहाँ पे पर्टिकुलर इतने बबल्स फॉर्मेट हो गए एट ए टाइम, तो सारे बबल्स जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। और ये जो पर्टिकुलर बबल्स जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, एक तरह का ये ब्लैंकेट बना देता है। अब ये ब्लैंकेट बन गया तो नॉर्मली छोटा बबल्स है वो इजीली मूव हो रहा है, बट ये ब्लैंकेट है वो इतना जल्दी रिप्लेस नहीं होता है, मूव नहीं करता है।
और जैसा कि मैंने इनिशियली बोला था आपको कि वेपर, जो मैंने बोला था कि वेपर इज ए बैड कंडक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा कि वेपर जो है वो आपका पानी का टेम्परेचर जो फर्दर, जो ऊपर जो ठंडा पानी है वहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका जो है मेटल टेम्परेचर बढ़ना लगेगा। मेटल टेम्परेचर मतलब ये जिस आप कंटेनर में गर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आप तपेली को खाली गर्म करो, मतलब वैसे बिना कोई मीडिया डाले गर्म करोगे तो जल जाएगी। तो हम लोग का क्या है, जो भी जिस चीज को गर्म कर रहे हैं वो एक तरह का कूलिंग मीडिया है, वो हीट रिसीव कर रहा है, और जो आपका कंटेनर है वहां से ट्रांसफर हो रही है हीट। अगर उस मीडिया को ही हटा देंगे, अगर हीट रिसीव करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो मेटल का टेम्परेचर तो मेरा भागा जाएगा। अगर पर्टिकुलर मेरा जो मीडिया जिसको हीट दे रहा हूं वहां पे हीट नहीं पहुंचेगा, तो जो मेटल है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और मेटल का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, जितना आप हीट दे रहे हो वो डायरेक्टली उतना बढ़ना चालू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मेरा मेटल पे इफेक्ट करेगा, और हो सकता है वहां पे मेरा बॉयलर का ट्यूब या आप जिस कंटेनर में गर्म कर रहे हो वो भी रप्चर हो जाए। ये फिल्म बॉइलिंग आप लोगों को क्लियर हुआ, न्यूक्लिएट बॉइलिंग और फिल्म बॉइलिंग, या किसी का कुछ डाउट है इसमें? बोलिए। सर ब्रीफली एक बार समराइज कर दीजिए। ओके, तो बताओ न्यूक्लिएट बॉइलिंग क्या है? न्यूक्लिएट, व्हाट इज द न्यूक्लिएट बॉइलिंग? न्यूक्लिएट बॉइलिंग क्या होता है कि जब बबल्स बनता है स्टीम का, है ना, जो ये देखो, ये मेरा पर्टिकुलर जो ये वाला पीपीटी देखोगे, इसमें क्या हो रहा है, पानी जो भी वाटर है वो इस मेटल के जस्ट पास में है, जो जस्ट पास में है, तो हीट तो क्या है, मेटल को जा रहा है, मेटल से पानी में जा रहा है, तो हो रहा कन्वेक्शन ही है। तो यहाँ पे जो आपका मेटल के जस्ट पास में जितना भी वाटर है वो वहां पे हीट रिसीव हो रहा है, और वहां पे बबल फॉर्मेशन हो रहा है। ये छोटा छोटा बबल फॉर्मेशन हो रहा है, ये बबल जो है वो ऊपर जा रहा है, ये बबल ऊपर जा रहा है, ठंडा पानी है वो नीचे आ रहा है, और उसी तरह से ये हो रहा है। अब ये बबल्स है जो फूट जाते हैं, इसमें पानी और स्टीम का थोड़ा बहुत मिक्सचर रहता है, मतलब हल्का वेपर मिक्सचर रहता है। तो ये पूरा इस तरह से, ये पूरा एंटायर जो वाटर है वो आपका गर्म होता है ना। फिर अब अगर सोचो कि मैंने एकदम से हीट बढ़ा दिया, तो हीट बढ़ाने से क्या होगा, जो वेपर, ये जो छोटा छोटा बबल्स है, स्टीम बबल्स है, वो जल्दी बनना चालू होगा, और बहुत ज्यादा बनना चालू होगा। अगर एकदम से सडनली बढ़ गया, तो जो है इतना सारा बबल्स एक साथ नीचे जमा हो गया, अगर वो जमा हो जाता है तो वो एक क्या है, एक ब्लैंकेट सा बना देता है, ये देखो इस तरह का ब्लैंकेट बना देता है। और अगर वो ब्लैंकेट बन गया, तो वो जब ब्लैंकेट आपका अपर साइड में मूव नहीं होगा, तो हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा पानी में, है ना। हीट जो है ट्रांसफर नहीं होगा पानी में, क्योंकि बीच में एक वेपर का आ गया, तो ये वेपर का जितना टेम्परेचर बढ़ना है बढ़ेगा, बाकी पानी में तो नहीं आएगा, और वेपर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है फिल्म बॉइलिंग, इसको डिपार्चर फ्रॉम न्यूक्लिएट बॉइलिंग बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लिएट बॉयलर से हम बॉइलिंग से हम थोड़ा दूर आ गए, जहाँ पे आपका स्टीम का ब्लैंकेट बन गया, तो ये पर्टिकुलर होता है डिपार्चर फ्रॉम न्यूक्लिएट बॉइलिंग, और इसमें आपका जो मेटल का टेम्परेचर है वो बढ़ता है। नहीं आया, समझ में आया? ये सर। यस सर। सर लेकिन फिल्म हाँ, बॉइलिंग जो होता है वो, फिर से बोलो, फिल्म बॉइलिंग ना। ये सर जो फिल्म बॉइलिंग हम लोग करते हैं तो हाँ वो हाँ, हम लोग प्लांट में करते हैं सर, क्योंकि ये तो नहीं बहुत नहीं, रिस्की है सर। यस एग्जैक्टली, तो हम्म। ये जो है फिल्म बॉइलिंग के बारे में बताया गया है, बट फिल्म बॉइलिंग करना नहीं है। अगर फिल्म बॉइलिंग किया, तो कहीं पे भी फिल्म बॉइलिंग जो पर्टिकुलर है वो बता रहे हैं कि फिल्म बॉइलिंग क्या होता है, बट फिल्म बॉइलिंग कहीं पे करना नहीं है, क्योंकि
ये इसीलिए बोला जाता है कि एक जो पानी का जो टेम्परेचर है, अगर आप किसी भी प्रोसेस में है तो ऐसा नहीं है कि मैं पानी को 0 से एकदम से इतनी हीट दे दूंगा सडनली मैं 300 डिग्री पे ले आया, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपका जो रेट ऑफ टेम्परेचर, जो आपका पानी का जो टेम्परेचर है, वो एक रेट से राइज होना चाहिए। जैसे कि मेरे को 0 से 100 डिग्री लाना है, घर पे भी हम पानी गर्म कर रहे हैं, तो 0 से 100 डिग्री लाना है, तो आपको अब तो कुछ टाइम लगेगा। आप एक एक मिनट में 1 डिग्री बढ़ेगा, या 1 मिनट में 2 डिग्री बढ़ाएंगे हद से हद, तो वो एक प्रोसेस हो गया। अगर आप वही सोचेंगे कि मैं 1 मिनट में 50 डिग्री बढ़ा दूं सडनली, तो वही आपका बबल्स फॉर्मेट हो जाएगा, और वो बबल सारा नीचे बैठ जाएगा, और आपका हीट जो है वो पर्टिकुलर ट्रांसफर नहीं होगा, और दैट इज नोन एज अ डिपार्चर फ्रॉम न्यूक्लियेट बॉइलिंग। जो नॉर्मल प्रोसेस में जो हीटिंग हो रहा है, that is known as a nucleate boiling, but in the process while we are departing from the nucleate boiling, and where the steam bubbles is settled out at the bottom surface of the metal, and this is known as a departure boiling. Or departure from nucleate boiling is the dangerous for any process anywhere, जहां पे आप जो है रेट ऑफ टेम्परेचर राइज आपने जब बढ़ा देंगे तब वो दिक्कत करेगा। क्लियर या नहीं? क्लियर है सर। ओके, सो अब हम बात करेंगे हीटिंग सरफेस एरिया की। हीटिंग सरफेस एरिया, हीटिंग सरफेस एरिया क्या होता है? एनी गैस? जो सरफेस एरिया को सर हम लोग जहाँ यूज करते से हैं। वाटर से हीट पहुंचता है सर। हाँ एग्जैक्टली। देखो ये सारा जो मैं बोल रहा था ना कि रूम जो बताया, ये सारा ट्यूब्स होता है, ये होता है, तो पिक्चर में आप लोगों को ये सारा जो है वो ट्यूब्स दिख रहा होगा, ये सारा ट्यूब्स है। और ये सारा ट्यूब्स जिसमें पानी है या स्टीम है, जहाँ पे पानी किसी ना किसी तरीके से हीट रिसीव कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर जोन या वो पर्टिकुलर एरिया वो हीटिंग एरिया कहलाएगा। तो ये सारा जो है वो हीटिंग सरफेस एरिया होता है। और ये किसी भी बॉयलर के लिए किसी भी बॉयलर को बहुत बार जब स्पेसिफिकेशन देना होता है, या बॉयलर का डिजाइन, जैसे कि हम लोग घर पे लाते हैं फ्रीज, तो फ्रीज कितने लीटर का है बात करते हैं ना, तो उसी तरह से बॉयलर जहाँ पे भी लगाते हैं, तो उसके लिए पहले से बात होता है कि बॉयलर का प्रेशर क्या है, बॉयलर का टेम्परेचर क्या है, बॉयलर का फ्लो क्या है, और उसी तरह से एक जो है बॉयलर का हीटिंग सरफेस एरिया कितना है, कितना हीटिंग सरफेस एरिया से आपका मतलब हीट रिसीव कर रहा है ना। तो उसमें क्या होता है, कहाँ कहाँ पे बॉयलर में बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, इकोनोमाइजर, इवापोरेटर, जो अगर आगे मौका मिला तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इकोनोमाइजर क्या होता है, ये क्या होता है। ये वाटर वॉल्स जो पर्टिकुलर यहाँ पे एक लिखा हुआ है, वाटर वॉल्स जो मैंने बताया था कि आपका अगर रूम के चारों ओर वैसा ही एक रहता है सिस्टम, उसमें बहुत सारी ट्यूब्स रहती है, उसमें पानी रहता है, वो पानी वो ट्यूब्स के अंदर पानी रहता है, वो हीट रिसीव करता है। तो वो सारा जो एरिया है जहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग सरफेस एरिया। हीटिंग सरफेस एरिया को लेकर किसी का कुछ डाउट? किसी भी तरह का हीट जहां पे रिसीव कर रहा है अगर बॉयलर या वो ट्यूब, दैट इज नोन एज अ हीटिंग सरफेस एरिया, दैट्स इट। बोलिए एनीवन? नो सर। ओके, अब बॉयलर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है? व्हाट इज सर्कुलेशन? जस्ट अ सेकंड।
तो सर्कुलेशन क्या होता है, बॉयलर का कंस्ट्रक्शन पहले उसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा किस तरह से होता है। बट नॉर्मली जो सर्कुलेशन होता है, जहाँ पे नॉर्मली ये समझ लो कि सर्कुलेशन में क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस होता है। जब स्टीम का जो है, जैसे हम लोग न्यूक्लियर बॉइलिंग में बात की या कन्वेक्शन में जो बात की है, जहाँ पे स्टीम का जो है डेंसिटी है वो कम हो जाता है, जो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हीटेड है उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है, तो वो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर वाला स्टीम या वाटर वो जो है वो अपर साइड में चला जाता है, उसकी जगह से कोल्ड पार्टिकल जो है वो हम लोगों का प्लेस कर जाता है। तो ये होता है एक सर्कुलेशन। तो इसको हम ऐसे समझेंगे। ये वाला चीज देख रहे हो, ये वाला डायग्राम जहाँ पे ड्रम, डाउन कमर, राइजर, हीट, नेचुरल सर्कुलेशन सब लिखा हुआ है, दिख रहा है? यस सर। ओके। तो देखो बॉयलर में नॉर्मली जहाँ पे क्रिटिकल बॉयलर को छोड़ के या सुपर हीटर बड़े वाले जो बॉयलर है उनको छोड़ के, अगर हम लोगों का प्लांट या नॉर्मली जो मीडियम कैपेसिटी रेंज वाले जो बॉयलर होते हैं उनकी बात करें, तो वहाँ का सिस्टम किस तरह से रहता है। देखो एक ड्रम रहता है, ड्रम ड्रम में हम लोग पानी देते हैं और यहाँ से ये ऐसा एक क्लोज सर्किट रहता है। एक डाउन कमर रहता है, ड्रम से जो है वो पानी यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ पे ये पूरा जो है इस एरिया में ये वाटर वॉश लगा हुआ है, यहाँ पे हीट लेता है और हीट लेके ये पानी ऊपर जाता है। तो ये सर्कुलेशन क्या हो रहा है, नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है। अब नेचुरल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, देखो पानी जो है, ये वाला जो पानी है, यहाँ पे जो पानी है वो, ये पानी आपका हीट रिसीव कर रहा है, हीट रिसीव कर रहा है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर है वो कंप्लीट कंपैरेटिवली लाइट हो जा रहा है। लाइट हो जाने के बाद में क्या हो रहा है, ये जो है मॉलिक्यूल्स ये ऊपर साइड में जा रहा है, वो ऊपर साइड में जाके ड्रम में जा रहा है। अब जो ड्रम में कोल्ड वाटर है जो कंपैरेटिवली ठंडा है, ठीक है, इसमें एक और सर्किट जो होता है वो इसमें शायद तक दिखाया नहीं गया है, इकोनोमाइजर के थ्रू पानी में, इसमें ड्रम में पानी आता है। क्योंकि यहाँ से बता रहा हूँ कैसे, अ, ये जो पानी है वो गर्म होके यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके कुछ सैचुरेशन पॉइंट मिल जाता है पानी को, जो सैचुरेटेड वाटर है या सैचुरेटेड स्टीम है वो यहाँ से ड्रम से बाहर निकल जाता है, ड्रम से बाहर निकल जाता है, जो भी स्टीम बन के, स्टीम जो बनता है वो निकल जाता है बाहर। फिर जो पानी है वो यहाँ से ये डाउन कमर, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेस स्पेस क्रिएट होगा, तो यहाँ से ये डाउन कमर से पानी वापस आएगा, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ आएंगे, फिर हीट रिसीव करेंगे और ये डायरेक्टली वापस जाएंगे ड्रम में, ठीक है। तो ये सर्किट जो है वो आपका कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इस सर्किट में आपने कुछ नहीं करना पड़ा, ये जो पानी इतना ऊपर से यहाँ आ रहा है, यहाँ से पानी चढ़ के वापस ऊपर जा रहा है, ये जो सर्किट जो सर्कुलेशन हो रहा है, इसमें मैंने कहीं एडिशनली कुछ मेरी तरफ से तो कुछ मैकेनिकली फोर्स नहीं लगाया ना। तो ये पर्टिकुलर जो सर्कुलेशन है इसको हम बोलेंगे नेचुरल सर्कुलेशन। ये नेचुरल सर्कुलेशन आप लोगों को शायद तक अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, या किसी को कुछ क्लियर हो रहा है या डाउट है तो पूछो मेरे को एक बार, या तो फिर से रिपीट करूंगा। सर क्लियर है, लेकिन एक डाउट है ना सर, जो मतलब जो हम लोग का स्टीम बना, स्टीम हाँ बन हाँ के जो दोबारा दोबारा से ड्रम में गया, फिर वो स्टीम जाके ठंडा पानी से मिल जाएगा, फिर वो स्टीम जाके जब ठंडा पानी से मिल जाएगा तो फिर से सर वो नीचे आ जाएगा, मतलब नहीं नहीं, ट्यूब देखो में। यहाँ पे क्या होगा, हैवी पार्टिकल्स तो ऊपर ही रहेगा ना, ठंडा पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। यहाँ आपका जो लेवल है वो इस लाइन से ऊपर है, ठीक है, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो तो सेटल डाउन हो जाएंगे, जो स्टीम बन गया वो ऊपर रह गया, वो ऊपर रह के निकल जाएगा यहाँ पे। और हम लोगों को तो चाहिए ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, तो यहाँ से वो सेपरेट आउट हो जाएगा, वो वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भी ड्रम में जो पानी भी रहता है तो वो सैचुरेटेड वाटर रहता है, जो थोड़ा सा हीट मिलने पे फर्दर वो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, तो उस तरह का कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है सर,
क्लियर। ओके, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अभी ये जो प्रोसेस है इसमें इस प्रोसेस में आपका फ्रिक्शन हो रहा है बहुत सारा ट्यूब्स में भाई। स्टीम जाएगा तो ये ट्यूब्स के साथ में पानी का कुछ फ्रिक्शन तो होगा ना। वो फ्रिक्शन होगा तो वो आपका जो नेचुरल सर्कुलेशन है उसको ब्लॉक भी करेगा। तो जैसे जैसे हम इसका कैपेसिटी बढ़ाते जाते हैं सिस्टम या बॉयलर्स का जो है हम लोग कैपेसिटी अगर और राइज करते हैं बढ़ाते जाते हैं तो उस कंडीशन में आप ये जब कैपेसिटी हम लोग बढ़ाते हैं तो ऐसे फ्रिक्शन लॉसेस बढ़ते हैं, उतना डेंसिटी डिफरेंस मिलता नहीं है। या तो उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है पर्टिकुलर हम लोगों का, वहां पे आपको एक सर्कुलेशन पंप देना पड़ता है। सर्कुलेशन पंप जो है यहाँ पे आपको एक सर्कुलेशन पंप दे दिया जाता है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, जो यहाँ से फिर वो पानी को धकेलता है, धकेल के यहाँ पे डालता है। तो 175 केजी का जो प्रेशर रहता है वहां तक नॉर्मली नेचुरल सर्कुलेशन की हम बात कर सकते हैं। बियॉन्ड अगर 175 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग प्रेशर पे जाते हैं तो वहां पे ये पंप्स जो है वो सप्लाई की जाते हैं। और पंप सप्लाई करने के बाद में ये पंप जो है वहां से पानी जो रिसीव करता है और थोड़ा बहुत प्रेशर जनरेट करके उसको मूव करवाता है। तो वहां पे अगर ये मूव उस तरह का अगर बीओपी के थ्रू मूव हो रहा है फोर्स सर्कुलेशन बॉयल वहां पे अगर वो प्रेशराइज सर्कुलेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे असिस्टेड असिस्टेड सर्कुलेशन, जिसमें किसी पंप के द्वारा हम सर्कुलेशन करवा रहे हैं। ठीक है, जिसमें किसी पंप के द्वारा हम सर्कुलेशन करवा रहे हैं तो वो बोले उसको हम बोलेंगे असिस्टेड सर्कुलेशन। अब जो पर्टिकुलर है फोर्स सर्कुलेशन, तो जैसे कि हम लोगों ने इनिशियली बात किया था कि पानी को जितना धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे पानी जो है कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ लेटेंट हीट। तो वो पर्टिकुलर उस सिनेरियो में जो भी बॉयलर्स होते हैं वो सारे बॉयलर्स जो है वो फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर कहलाते हैं। वहां पे ड्रम का सिनेरियो होता ही नहीं है, ड्रम होता ही नहीं है वहां पे। जैसे ही आपने स्टीम दिया पानी दिया, पानी में थोड़ा सा हीट ऐड किया और सीधा वो आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा पर्टिकुलर। तो उतना टेम्परेचर और उस पे आपका सीधा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पे किसी भी तरह का ड्रम नहीं होता है। तो वो सारे जो बॉयलर्स है वो फोर सर्कुलेशन बॉयलर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पानी देखो वहां यहाँ पे आपको ना तो सैचुरेटेड वाटर और सैचुरेटेड वाला कोई सीनरी नहीं रहता, सीधा ही पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आपको ड्रम का कोई रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं रहता है। अब एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है सर्कुलेशन नंबर। देन व्हाट इज द सर्कुलेशन नंबर? सपोज दैट हम लोगों का जो ये बॉयलर है, ये जो ड्रम है ना, एम आई ऑडिबल? यस सर। सब जग रहे हो ना भाई? ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा है? यस नहीं नहीं कुछ नो सर कुछ यार। कुछ ऊपर से जा रहा है? लगभग तो समझ में आ रहा है ना 80-90? उससे ज्यादा आ रहा है सर। चलो बढ़िया। बस यही होना चाहिए कि जो भी समझाए एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो कोई उसका मतलब नहीं निकलता। तो ये जो ड्रम है देखो, ये जो ड्रम है हम लोगों का, हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? सर्कुलेशन नंबर के बारे में, है ना? तो सपोज दैट मेरा जो एक बॉयलर है ना, वो बॉयलर से मुझे 1 केजी स्टीम जो है वो जनरेट हो रहा है। यहाँ से 1 केजी स्टीम मेरा जो है वो जनरेट हो रहा है, 1 केजी स्टीम। तो अब जो 1 केजी स्टीम जनरेट करने के लिए ये जो प्रोसेस है, यहाँ से कितनी बार मैं पानी को घुमाऊं तब जाके 1 केजी स्टीम जनरेट होगा, कितनी बार इस हीटिंग जोन में मेरे को पानी ले जाना पड़ेगा तब जाके मेरा 1 केजी स्टीम जो है वो जनरेट होगा। दैट इज नोन एज द सर्कुलेशन रेशियो, सर्कुलेशन नंबर।
तो इसमें क्या लिखा है, देखो डेफिनेशन, द सर्कुलेशन नंबर इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टीम मिक्सचर फ्लोइंग थ्रू द सर्किट टू द क्वांटिटी ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिक्सचर फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट से कितनी बार आपका वाटर और स्टीम का मिक्सचर है वो घूम रहा है ताकि पर्टिकुलर जो है मेरा स्टीम जो है वो प्रोड्यूस हो सके। इन अदर वर्ड्स, इफ 10 kg of water is circulated for each kg of steam generated, मतलब देखो आपको 1 kg मेरे को स्टीम जनरेट करना है, ठीक है, और उसके बदले में मैंने 10 बार पानी घुमाया, यानी 10 kg पानी घुमाया, तो वो जो नंबर है उसको हम बोलेंगे सर्कुलेशन नंबर। ठीक है, कि 1 kg पानी बना 1 kg स्टीम बनाने के लिए, हाँ बोलो। सर वो ड्रम का कैपेसिटी कितना होता है, वो जो ट्यूब और जो ड्रम जो एक दूसरे से जुड़ा होता है, मतलब वो ट्यूब में एक बार में कितना केजी ऑफ वाटर आ जाएगा? वो उसका हीटिंग सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और बॉयलर का फर्नेस टेम्परेचर पे इम्पैक्ट करता है, बॉयलर कितना प्रेशर पे चल रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिजाइनर है वो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। और ये क्या होता है कि अगर तुम वो उसका बॉयलर का ड्रम का कैपेसिटी से आप रिलेट मत करो, क्योंकि जैसे कि जितना पानी का रिक्वायरमेंट होगा, जितना स्टीम जनरेट हो रहा है, उतना जो प्लेस है वो वैकेंट होता जाएगा, उतना मेरा पानी ड्रम में आता रहेगा। बट वो जो स्टीम है, मेरे को स्टीम जो बनाने के लिए, देखो ये जो स्टीम बना, यहाँ से जो स्टीम निकलेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार, देखो यहाँ से ये ड्रम में मेरा पानी आता है, ड्रम में है ना, ड्रम में पानी आता है, ड्रम में पानी आके ये नीचे आया, यहाँ पे हीट लिया, कुछ हीट लिया, हीट लेके यहाँ आया, तो ऐसा तो नहीं है मेरा एक बार में मेरा 1 kg पानी जनरेट हो गया, स्टीम जनरेट हो गया, नहीं होगा, तो फिर कुछ पानी आएगा, फिर और हीट लेगा, तो ऐसे ऐसे करके कितनी बार घुमाएगा तब मेरा 1 kg जो है स्टीम जनरेट होगा, तो दैट इज नोन एज द, तो उसमें आपको ड्रम का कैपेसिटी को वो ज्यादा बड़ा मायने नहीं रखता, या उससे रिलेट नहीं करते हम उस चीज में। ठीक है सर। ओके, तो नॉर्मली जो नेचुरल सर्कुलेशन इंडस्ट्रियल जो बॉयलर होते हैं उसमें 10 से 15 सर्कुलेशन को हम मानते हैं कि भाई 1 kg स्टीम बनाने के लिए 10 kg पानी को मेरे को 10 बार घुमाना पड़ेगा, पानी को 10 बार घुमाना पड़ेगा, वो है। ठीक है, और पानी आपका जो ड्रम का जो अगर आप वॉल्यूम बोलेंगे कि ड्रम का आप पर्टिकुलर बात करें कि ड्रम का वॉल्यूम कितना रहता है ड्रम में, तो ड्रम नॉर्मली क्या होता है कि आपका पानी जो है वो स्कार्सिटी नहीं हो जाए, ट्यूब्स के अंदर मेरा पानी कंटिन्यूसली रहे, इसलिए थोड़ा बहुत मतलब उतना भी लार्ज क्वांटिटी में नहीं रहता है, नॉर्मल सा उसका वॉल्यूम रहता है। तो यूटिलिटी बॉयलर्स का है जो सर्कुलेशन 7 to 9 रहता है, असिस्टेड सर्कुलेटेड बॉयलर्स का 2 to 4 रहता है, और फोर्थ सर्कुलेशन जो बॉयलर्स है, फोर्थ सर्कुलेशन बॉयलर्स का कितना रहेगा? फोर्थ सर्कुलेशन बॉयलर का 1 क्यों रहता है, कोई बताएगा? डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई ड्रम ही नहीं है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे सर्कुलेट यस बार सर, बार उसका हीट रिसीव ड्रम करने नहीं का है नेसेसिटी और नहीं है। वो कोई, यस सर, वाटर में कभी वो कन्वर्ट ही नहीं होगा। एग्जैक्टली, तो इसीलिए वहां पे जो है वाटर है वो डायरेक्टली आपका स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दैट्स इट। ये मल्टीपास बॉयलर का कुछ डायग्राम है, तो आप लोग समझ तो पाएंगे नहीं इस चीज को। देखो भाई, ये नेचुरल किस तरह से होता है हम लोग समझाना मुश्किल हो जाएगा। ये पूरा ना, ये जो लाइंस दिख रही है, ये पूरी फर्नेस के अंदर ट्यूब है, वाटर वॉल्स है, ये सारी वाटर वॉल्स रहती है। इस वाटर वॉल्स में क्या होता है कि हीट दिया जाता है, यहाँ से ये वाटर वॉल्स जनरेट हो गए, हीट जनरेट हो गई, ये देखो छोटा सा एक ड्रम दिखाया गया है इसके अंदर, ये ड्रम से वापस ये जो है स्टीम जो ये पानी जो है वो नीचे आएगा, पानी नीचे आके वापस आपका ये एक सर्किट के थ्रू वापस इनके अंदर जाएगा, और इस तरह से वो क्लोज लूप में चलेगा। जब यहाँ से ड्रम से जो स्टीम निकलेगा वो क्या निकलेगा, सैचुरेटेड स्टीम निकलेगा या सुपरहीटेड स्टीम निकलेगा? सुपर हीटर स्टीम। नहीं, सैचुरेटेड। ड्रम सर में सुपर जो हीटेड, स्टीम है, हाँ बोलो, सुपर हीटेड नहीं सर निकलेगा, सुपर हीटेड थी।
नहीं नहीं नहीं, सुपर हीटेड नहीं निकलेगा। ड्रम से जो भी स्टीम है वो जस्ट सैचुरेटेड निकलेगा, क्योंकि वो जस्ट डेंसिटी डिफरेंस करके आपका कन्वर्जेशन हो जाएगा वहां पे, सॉरी कन्वर्जन हो जाएगा। और वहां से जो ड्रम से जो स्टीम निकलेगा, ये देखो छोटा सा पाइपिंग दिख रहा है इसमें, ये छोटा सा जो पाइपिंग है, यहाँ से जो है ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सुपर हीटर्स होते हैं, वहां पे फर्दर जो है उसमें हीट दिया जाता है, और फिर उसके बाद में वो सुपर हीटेड कन्वर्जन होता है। खैर ठीक है, मोटा मोटी आई थिंक आप लोगों को बेसिक उसका समझ जाना चाहिए। और ये बाकी जो भी है ड्रम से सैचुरेटेड निकलेगा सुपर हीटेड, वो और डिटेल प्रोसेस में जब जाएंगे, या अगर आप में से कोई भी पावर प्लांट में काम करता है तो उसके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। बट जो सैचुरेशन पॉइंट है, स्टीम जो है वो सुपर हीटेड क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, डिपार्चर फ्रॉम न्यूक्लियर बॉइलिंग, जो नॉर्मल हम लोगों का रूटीन लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कोई चाहेगा जाते ही मैं पानी एकदम से 100 डिग्री गर्म कर दूं, तो वैसा नहीं करना है। वैसा क्यों नहीं करना है? या कहीं पे भी आप किसी भी प्रोसेस में काम करते हैं तो वहां पे उस तरह का होता है, तो उससे आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज रिलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं तो इंटरकनेक्टेड रहती है, हर प्लांट में हीट ट्रांसफर का कुछ ना कुछ चीजें रहती है, तो वो चीजें हम लोगों को रिलेट करनी है। और अगर कोई पावर प्लांट में काम करता है आगे आके तो वेल एंड गुड है। तो इन सब चीजों में किसी का भी कोई डाउट है या किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप कुछ भी आपका रेज कर सकते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग सेशन कंक्लूड कर देंगे। तो बताइए वन बाय सर सर ऑपरेटर वालों को पावर प्लांट में दिया जाता है काम, मतलब डिपार्टमेंट का भी? कौन से ऑपरेटर? सर मतलब हम लोग जैसे ऑपरेटर ब्रांच ऑपरेटर ट्रेड में है, तो हम लोगों को पावर प्लांट में भेजेगा कभी? हाँ कोई इशू नहीं, देखो वो डिपेंड करता है आप लोगों का। नॉर्मली क्या होता है, जहां तक मुझे पता है, मैं जैसे एक डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी इन सब चीज़ों में तो पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ, बट जितना मुझे हम लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद पता चला है कि आप लोगों का एक तो होता है कि बॉयलर ट्रेड वगैरह भी होता है, आई थिंक होता है ना, बॉयलर ट्रेड वगैरह सुने हो? नहीं सर, वेल्डर सुने नहीं हैं, सर। पीटर। हाँ तो ये देखो, वेल्डिंग ट्रेड या फिटर ट्रेड या ऑपरेटर ट्रेड में भी ये होता है कि आप लोगों का शायद तक रैंकिंग होता है। उस रैंकिंग के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर चॉइस मांगी जाती है कि आप लोगों को कौन सा सेक्शन में जाना है। आप पावर प्लांट सेक्शन में जाना चाहते हैं या स्टील मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में जाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चूज करते हैं। एंड देन जिसका भी अच्छा रैंक होता है, जो भी आपका टॉप पे होता है, वो लड़के को उसका प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भेजा जाता है। तो वैसा ही रहता है। हाँ सर, ये तो हम लोग भी सुने ही है, टीटी एग्जाम का मेरिट पे। हाँ तो यही वही मेरिट के बेस पे ही है। और बाकी पर्टिकुलर देखो, इसमें तो तुम लोगों का एसएनटीआई में आई थिंक चेंज होता रहता है काफी, कभी कभार कोई किसी का बॉयलर ट्रेड में भी किसी का होता है, तो आई डोंट नो उसका अंदर में मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। और रेदर देन ठीक है, अगर आप लोगों का और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इसको जो भी हम लोग आज डिस्कशन किए उसके रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है आई थिंक, तो बताइए। बॉयलर में पानी इंटर करता है सर, हाँ टेम्परेचर बोलो बोलो, फिर से रिपीट करो। बॉयलर में जब पानी इंटर करता है सर, हम्म। उसका टेम्परेचर कितना होता है? बॉयलर में जो पानी है जो आपका एंटर करता है, तो जब भी पहले हमारा बॉयल, हाँ बोलो। उसके पहले कितना टेम्परेचर होता है? बताता हूँ, देखो बॉयलर के अंदर, बॉयलर जो है हम लोगों का क्लोज सर्किट है, ठीक है, क्लोज सर्किट है। तो पानी जो है हम लोगों का पहले आता है डीरेटर में। डीरेटर में एक प्रोसेस होता है, वहां पे जितना भी पानी का ऑक्सीजन वगैरह है वो हम रिमूव करते हैं, क्योंकि देखो अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन रहेगा तो वो ट्यूब्स के मेटल को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो वहां पे पर्टिकुलर टेम्परेचर हम लोगों का रखना होता है मोर देन 100 डिग्री। तो आई थिंक 100 to 150 के आसपास जो है, बॉयलर फीड पंप के थ्रू हम लोग सुपर हीटर, सॉरी इकोनोमाइजर में भेजते हैं। तो दैट आप मान सकते हैं कि 100 to 150 के आसपास नॉर्मल जो बॉयलर्स रहते हैं, मैं फोर सर्कुलेशन बॉयलर की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल बॉयलर्स रहते हैं
वो 100 से 150 की रेंज में आपको नॉर्मली दिखेगा कि आपका पानी वहाँ जो ड्रम के अंदर जा रहा है, इकोनोमाइजर के अंदर जा रहा है। देन जो इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर में भी आपका एक हीट ट्रांसफर है, बहुत सारा मल्टीपल ट्यूब्स रहता है, वो ट्यूब्स के थ्रू जाता है, तो वो ट्यूब्स भी कहीं ना कहीं से हीट रिसीव करता है, तो वो भी आपका 300 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं। एंड देन वो जो ड्रम के अंदर जो पानी जाएगा वो अराउंड उसका सैचुरेशन टेम्परेचर के आसपास जाता है, थोड़ा बहुत कम टेम्परेचर को लेकर, ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत मोर और लेस जो भी सैचुरेशन पॉइंट रहता है। जैसे कि आपका जो प्रेशर है 67 kg है, तो 67 पे जो भी सैचुरेशन पॉइंट होगा उससे थोड़ा बहुत कम टेम्परेचर पे आपका ड्रम के अंदर पानी जाता है, तो ये रहता है। और कोई? चंद्रकांता साहू, साहू जी ज्वाइन किए हुए हैं, सुन रहे हैं? यस सर। कुछ डाउट? नो सर। सारा क्लियर है ना? यस सर। ओके चलो, बाकी सब लोग यहीं से है, जमशेदपुर से ही है आप लोग? नहीं सर, जमशेदपुर से तो बहुत कम है, ज्यादातर उड़ीसा से और बिहार से। अच्छा, तो आप सब लोग यहाँ हॉस्टल में रहते होंगे? अभी तक सर ऑफलाइन नहीं हुआ। ओके, अभी सारा लोग आप घर से ही कर रहे हैं, ऑनलाइन ही है? यस सर। यस सर। 18 बस सर 2 अप्रैल से ग्रुप हम सर, लोग 5 और 6 सर। अच्छा, तो अभी लोग आप मतलब कोई जमशेदपुर में नहीं आया, आप लोगों का ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यूसली ऑनलाइन ही चल रहा है? यस सर। यस सर, ऑनलाइन चल रहा है। यस सर। तो नेक्स्ट मंथ ऑफलाइन है। हाँ डेफिनेटली, अब तो कोविड भी नॉर्मल हो गया है। सो और किसी का कोई डाउट नहीं हो तो फिर हाँ बोलो। यस फिर आकाश, से इंक्रीज कर रहा है। फिर से कोरोना? कोविड केस इंक्रीज कर रहा है सर। अच्छा, अरे फिर से कोविड बढ़ना चालू हो गया है। यस सर, फोर्थ ये वेव। तुम लोग ऑनलाइन करते रहो फिर तो। चलो, और किसी का कुछ डाउट है तो बताओ, फिर नहीं तो सेशन जो है कंक्लूड करते हैं, हम कंप्लीट सर करते कल हैं। का टाइमिंग क्या है? आई थिंक कल का टाइमिंग 3:30 ही रहेगा, और अगर ये लोग मुझे अप्रोच करते तो मे बी कल और बॉयलर के बारे में अगर बोलेंगे तो कुछ और आगे हम डिटेल में जाएंगे। तो अगर मेरा क्लास रहा तो 3:30 से ही रहेगा। बाकी आपको जो भी है SNTI से सोमनाथ जी या जो भी आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं तो वो इसके बारे में आपको बता देंगे, है ना? ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर।